नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन पर और उम्मीद है कि आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ के साथ में और अभी कुछ दिल्ली पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे रिसेंटली आगे मार्च और अप्रैल में। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और कुछ की नहीं चल रही होगी। जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो उम्मीद है जल्दी कर लेंगे स्टार्ट और नहीं किया है तो वो अब कर लें। मैं यहाँ पर आपको इतिहास संपूर्ण जीएस यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान और ज्योग्राफी तीनों चीज़ें यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने जीएस के माध्यम से। आज हमारा विषय रहेगा इतिहास। इतिहास की बेसिक समझ। अभी आज हम इतिहास की बेसिक समझ डेवलप करेंगे। तो एक इसका मोटा-मोटा सिनेरियो बता दें कि इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। अगर आपने मुझे सुन भी लिया, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2 से 3 बार मेरी वीडियो को देखना है कंटिन्यू और आपको एक-एक चीज़ें दिमाग में बिठा दूँगा। ये मेरी टीचिंग स्किल रहेगी, ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपके जो भी इतिहास से का डर है, वो आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको इतिहास में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बाँटते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आद ऐतिहासिक काल। नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा टाइम पीरियड जिस काल में मानव ना तो लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था। ना तो मनुष्य ने कुछ लिखा है और ना ही उसको आज तक हम पढ़ पाए हैं। ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसका वैसे टाइम पीरियड 2 लाख बीसी से 2 लाख बीसी से लेकर के और 3300 बीसी तक हम ले जाते हैं इसको। हालाँकि इसमें अलग-अलग चीज़ें बटेंगी। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर आएगा आद्य ऐतिहासिक। तो इसलिए मैंने एक साथ ही कंबाइन लिख दिया। आपको किसी भी एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि आपको इसका प्राग ऐतिहासिक का टाइम पीरियड क्या है। जब भी पूछा जाएगा सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और इसी से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आद्य ऐतिहासिक टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मानव ने कुछ लिखा तो है, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने बांटा है इसको। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसका टाइम पीरियड है 3300 बीसी से 3300 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक का टाइम पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में जो भी कुछ मानव ने लिखा, हम लोगों ने लिखा है, हमारे पूर्वजों ने जो भी लिखा है, हम उसको आज तक नहीं पढ़ पाए। उसको बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक टाइम पीरियड है मतलब 600 बीसी से लेकर और अब तक जो चला आ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ जो भी लिखा गया है हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं और लिखा भी है लोगों ने। उसको बोलते हैं हम ऐतिहासिक, जिसके हमें साहित्यिक स्रोत वगैरह मिलते हैं। इनमें साहित्य में स्रोत में आ जाएगा वैदिक साहित्य, आपका ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, आगे सारी चीजें आएंगी। प्राग ऐतिहासिक को भी अगर हम आगे डिवाइड कर लें तो 3 पार्ट्स में हम बांट लेते हैं इसको। सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है। नंबर 1 पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मानव टोटली डिपेंडेंट था पत्थरों के ऊपर। पत्थर के औजार थे, कच्चा मांस खाता था, इधर यत्र तत्र भटकता रहता था इधर उधर और यायावर जीवन जीता था। ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं हम पुरापाषाण काल। ठीक है। इसमें मानव ने कुछ भी विकास नहीं किया, उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा था। दूसरा आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मानव ने क्या क्या जीता सीखा। एक तो स्थायी निवास आ गया था। अरे हट जा, स्थायी निवास कह दो या गर्तावास कह दो,
गर्तावास। गर्तावास का मतलब है गड्ढा बना करके रहना, गर्तावास। दूसरा पशुपालन, मध्य टाइम, मध्य पाषाण काल में। तीसरा आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव सभ्यता के विकास में था, यानी उसके दिमाग का पूरा विकास हो चुका था। अब उसके जो औजार थे वो पहले बेढंगे बेडौल होते थे, पुरापाषाण काल में देखेंगे, मध्य पाषाण काल में देखेंगे, लेकिन नवपाषाण काल में उसके औजार कैसे हो गए, नुकीले हो गए। वो उन नुकीले औजारों से नुकीले औजारों से शिकार करने लगा। इसने क्या क्या सीखा, कृषि करना का आविष्कार हुआ, कृषि करना सीख लिया था। दूसरा पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिए का आविष्कार, जब पहिए का आविष्कार हुआ तभी चाक का आविष्कार हुआ, और चाक का आविष्कार हुआ तो बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ। बर्तन बनाने की कला भी तभी सीख ली थी, बर्तन बनाना। और पहिए का आविष्कार हो गया, कृषि करना हो गया, और आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण भी सीख लिया था, आग पर नियंत्रण। ठीक है। अब इसके बाद में एक आ जाता है ताम्रपाषाण काल, यानी ताम्रपाषाण काल ऐसा टाइम पीरियड जिसमें मनुष्य पहली बार किसी धातु का इस्तेमाल करना सीख रहा था। धातु मतलब ताम्रपाषाण काल में तांबा। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु या मानव द्वारा किसी धातु का इस्तेमाल किया गया, तो वो आप बता देंगे तांबा। तांबे का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। ठीक है। और तांबे की ही चीजें बनाने से उसको क्या हो गया था, माइंड का विकास हो गया था। तांबे की चीजें बनाता था, उनसे बर्तन बनाना सीख गया और तांबे के इस्तेमाल से वो करने लगे। अब आते हैं हम इसके बाद में, एक आता है फिर आपका आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक में इससे अलग आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा हड़प्पा सभ्यता। अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे आप, हड़प्पा सभ्यता, इसको हम सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं। ठीक है। कहीं पर सरस्वती सभ्यता आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सरस्वती सभ्यता। ठीक है। और इसमें इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, तीनों एक ही नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अब मैं फिर आपको बता रहा हूं एक बार, हड़प्पा की कहानी है क्या। इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता कैसे हुई। पहले तो इसका चरण देख लीजिए आप, हड़प्पा का चरण, परिपक्व चरण, परिपक्व हड़प्पा कब है, पक्व, परिपक्व हड़प्पा। देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बांटते हैं। वैसे एनसीईआरटी जो कहती है वो 2600 बीसी से, एनसीईआरटी के अनुसार 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी ये इसका परिपक्व हड़प्पा चरण है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2350 बीसी से, 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। तो आप कंफ्यूज ना होना, अगर पहले ऑप्शन में ये है कहीं पर तो आपको ये टिक करे आना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सी कहती है, जब ये नहीं है तो आपको ये टिक करके आना है। ठीक है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बांटते इसको। अब आपको जो भी अच्छा लगे कराना, जो भी अच्छे से मतलब है ऑप्शन देख करके। ठीक है। दूसरी एक हड़प्पा की कहानी समझते हैं हम, हड़प्पा की कहानी क्या थी। देखना कलर सही आ रहे हैं। हाँ, हड़प्पा की कहानी, एक पर्सन थे, आपने नाम सुना होगा चार्ल्स मेसोन। नहीं सुना तो अब नोट करते चलिएगा, चार्ल्स मेसोन। चार्ल्स मेसोन था क्या आपने, एक सोल्जर थे, सैनिक थे। इनको पुरातात्विक चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, पुरातात्विक चीजों को अध्ययन करने में, उनका पढ़ने में, उनको खोजने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था चार्ल्स मेसन को। आपको पता होगा ये 1805 में, वैसे एक सोल्जर थे, 1805 में भरतपुर का युद्ध वो भी लड़ा था इन्होंने।
आगे पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत में, परंतु अभी इतना ही देख लो कि चार्ल्स मेसन ने क्या क्या किया था। इन्होंने जो हमारा पंजाब वाला एरिया है ना, पंजाब, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कलात, इन क्षेत्रों का दौरा दौरा किया। कब से कब तक? 1826 से लेकर के 1842 तक इन क्षेत्रों का दौरा किया इन्होंने। और इनका दौरा करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी, नोट कर लेना, 1826 से 1842 तक इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है, मैं आपको बता देता हूं, द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन, और उसके आगे ये लगा देना, पंजाब, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड कलात। इस वाली ये बुक इंपोर्टेंट बुक है ये। कौन, क्या नाम है इसका? द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन पंजाब, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड कलात। ये इनका यहीं तक था चार्ल्स मिशन के बारे में। एक पर्सन और आते हैं आगे निकल करके, उनका नाम आपने सुना होगा, ब्रेटन बंधु। ब्रेटन बंधु। अब ये ब्रेटन बंधु कौन है? ब्रेटन बंधु दोनों भाई थे ये, एक का नाम था जेम्स ब्रेटन और एक का नाम था विलियम ब्रेटन। जेम्स ब्रेटन और विलियम ब्रेटन। जेम्स विल, ये एक्चुअली दोनों कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। 1856 में इन्हें क्या था कि 1856 में इन्होंने टेंडर ले लिया, लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाई जानी थी, लाहौर से कराची। एक स्टोरी है, सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाई जानी थी। तो क्या था कि रेल की जो पटरियां होती है ना, उसके नीचे ईंटें बिछाई जाती। अब तो क्या है कि सीमेंट के आते हैं शेल्टर टाइप के से, वो डाल दिए जाते हैं, लेकिन पहले क्या था कि ईंटें बिछाई जानी थी, तो इन्हें मिट्टी की जरूरत थी। अब मिट्टी की जरूरत थी, इन्होंने खुदाई करी, ऊपर की मिट्टी हटा करके, जैसे हम घरों में से क्या करते हैं, पीली मिट्टी ले आते हैं, निकालते हैं ना पीली मिट्टी, तो ऐसे इन्होंने एक खुदाई की हड़प्पा के पास में। तो वहां पर देखा खुदाई करने के बाद में, तो वहां से साबुत ईंटें निकल रही थी, बनी बनाई ईंटें निकल रही थी। अब इस चीज का इन्होंने बताया किसको? ब्रेटन बंधु को। इनका फ्रेंड था कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, हिंदी में लिख दूं कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? इन्होंने वो ईंटें अलेक्जेंडर कनिंघम को दिखाई। ये एक मुद्रा शास्त्री थे, मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री थे ये। अब मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को पता है क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक। नोट कर लो, चलो अलग नोट कर लेना ये, मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को, हाँ, मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? न्यूमिस्मेटिक, मिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक। मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ध्यान कर लेना ये चीज, नोट कर लो अलग से। हाँ, तो ये एक मुद्रा शास्त्री थे, इनको अध्ययन मतलब पैसे, सिक्के जो होते हैं उनके बारे में जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। आर्कियोलॉजिकल चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, इन्हें जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इन्होंने दौरा किया फिर कहाँ? हड़प्पा वाले रीजन का। हड़प्पा वाले रीजन का। अब ये वहां पर गए और इन्होंने देखा, तो पहली नजर में तो इन्होंने भी ये पाया कि यहाँ पर जरूर ये जो एक टीला है ना, जो एक मिट्टी का टीला है, वो किसी राजा के बीच युद्ध हुआ है, और उम्मीद लगाई कि ये पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये शायद वही टीला है। लेकिन जब इन्होंने दोबारा उसको अच्छे से खोजा, वो ईंट निकली, इन्होंने फिर घोषणा की कि नहीं, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एक सभ्यता रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1856 में, सॉरी 61 में, एक मिनट में अगली स्लाइड ही ले लेता हूँ।
1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोल देते हैं, या हिंदी में भी लिख देता हूँ, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी स्थापना कर दी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो 1861 से 1865 तक ये इसके सर्वेयर बने रहे, सर्वेयर यानी निरीक्षण करता, लो निरीक्षण करता, ये जगह जगह खुदाई कराते और ये चीजें देखते रहते। अब हुआ क्या कि यहाँ पर गवर्नर जनरल बदल गए और उनका नाम गवर्नर जनरल का है लॉर्ड लॉरेंस आ गए उनकी जगह, लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया कि इसको बंद कर दिया, इसका वित्त बंद कर दिया, जो फंडिंग होती थी ना इसको बंद कर दिया, ये बंद ही पड़ा रहा 1861 से 1871 तक। 71 में इसकी पुनः स्थापना कराई, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कनिंघम। आपको एक और चीज मैं बता दूं, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी किसको कहा जाता है? नोट कर लो बेशक अगर करना चाहते हो, इन्हीं को भारत का कर लो साथ के साथ बताता चलता हूं। ASI का पिता, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हाँ, तो 1871 में इन्होंने ये इसके क्या बन गए? डायरेक्टर यानी निदेशक। ठीक है, 1871 से 1875 तक, जब तक ये 85 तक ये इसके क्या बने रहे? डायरेक्टर बने रहे, डायरेक्टर बने रहे यानी इसके निदेशक बने रहे। अब बात आती है कहाँ, जब तक ये इसके निदेशक बने रहे तब तक खुदाई चलती रही, जगह जगह ये खोज रहे थे, छोटी छोटी चीजें निकल करके आ रही थी, लेकिन इन्हें इतना नहीं था कि कोई इतनी बड़ी कोई एक सभ्यता निकल करके आ जाएगी, इतनी उम्मीद थी नहीं। फिर वो 1885 से 1889 में एक पर्सन आते हैं, आपने नाम सुना होगा, बक संकट। ठीक है, बक, एडवर्ड बक, उनका नाम था एडवर्ड बक। नोट कर लेना, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैच करा देता है कि बक संकट का संबंध किससे है। ठीक है, तो बक संकट का संबंध, बक संकट के नाम से जानते हैं हम इसे। ठीक है, और वैसे पूरा नाम अगर देखना चाहो तो आप एडवर्ड बक नाम लगा देना। तो बक संकट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडवर्ड बक ने इसका जो वेतन था ना, जो कर्मचारी थे उनका वेतन में कटौती कर दी, और वेतन में कटौती कर दी तो ये एकदम से ऐसे धराशायी हो गया कि ASI ने काम करना अपना बंद कर दिया, क्योंकि जब पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा। और सबसे ज्यादा और रीजन पूछा उससे तो क्या बता दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, अकाल पड़ रहा है, भीषण अकाल पड़ रहा है। तो 1902 तक ये ऐसे पड़ा रहा। 1902 में इसका एक 1921 लिख गया है, 1902 1902 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ के गवर्नर बन जाते हैं लॉर्ड कर्जन। अब कर्जन महोदय ने क्या किया कि बिल पारित करा दिया, एक बिल पारित करा करके, कानून बना करके इसको फिर से बिल पारित करा दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने बिल पारित करा दिया और इसको फिर से चालू करा दिया। और इसका डीजी जो बनाया 1902 में, इसका डीजी बना दिया, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल जब तक रिटायर हुए यानी 1928 तक इसके डीजी बने रहे, डीजी, डायरेक्टर जनरल। अब क्वेश्चन आता है ये कई बार कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डीजी कौन था, तो आपको लगाना है जॉन मार्शल। अगर पूछे कि पहला डायरेक्टर कौन था, निदेशक, तो आपको आंसर लगाना है कनिंघम, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि पहला सर्वेयर कौन था, तब भी आपको आंसर लगाना है कनिंघम। अगर पूछे कि पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तब भी कनिंघम। समझ में आ गया नहीं? ये डायरेक्टर जनरल थे सर जॉन मार्शल। तो अब सर जॉन मार्शल को जब ये जिम्मेदारी दी गई कि आप यहाँ पर जाओ और पता लगाओ कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी जो सभ्यता रही है, उस सभ्यता के बारे में आप पता लगाओ, तो सर जॉन मार्शल ने 2 लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया।
1917 में एक का नाम था आर.डी. साहिनी, राय बहादुर दयाराम साहिनी, और दूसरे का नाम था राखलदास बनर्जी। एक्चुअली इन्हें नियुक्त करने से पहले ना काफी इन्होंने, किसने, सर जॉन मार्शल ने डिस्कशन किया था किससे, भंडारकर से। भंडारकर से भंडारकर से डिस्कशन किया कि भंडारकर वहां पर जाओ और देखो कि कोई ना कोई एक ऐसी सभ्यता है और खुदाई करो, क्योंकि ये इन्हें भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, ये भी आर्कियोलॉजिकल थे। लेकिन भंडारकर गए, भंडारकर ने कहा कि ऐसी कोई सभ्यता वहां पर नहीं है कि जो आप जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई युद्ध रहा है और छोटा मोटा ऐसे ही टीला वीला है और वो युद्ध में जो मारे गए हैं वो दफना दिए गए हैं, बस वही है और कुछ नहीं। भंडारकर ने मना कर दिया, कुछ नहीं। फिर 1917 में किसने, उन सर जॉन मार्शल ने डीजी बना दिया, सॉरी अब नियुक्त किया था इन दो को। तो इसको तो भेजा हड़प्पा और इसको भेज दिया मोहनजोदड़ो खुदाई करवाने के लिए। पहले खुदाई स्टार्ट मोहनजोदड़ो में हुई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो का पता नहीं चला था, पहले पता चला हड़प्पा का। कब पता चला? 1921 में। 1921 में इसका पता चला और 1922 में इसका पता चला। बहुत बड़ी खुशी हुई हमें, कोई एक ऐसी सभ्यता मिल गई है कि भाई जिसका आज तक दुनिया जानती नहीं थी, दुनिया के सामने एक वो था। क्योंकि इससे पहले तो हम लोग ये जानते थे ना कि भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वैदिक इरा से, ऋग्वैदिक काल से होता है। उससे पहले तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, लेकिन अभी तक ये सिर्फ हमें पता थी। जो दुनिया को कैसे पता चले, तो 1924 में एक मैगजीन छपती थी, लंदन वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लंदन वीकली, वीकली नहीं है, वीकली है, लंदन वीकली, ठीक है। इस लंदन वीकली में पहली बार मार्शल ने दुनिया को बताया कि हमने एक ऐसी सभ्यता खोजी है, इसमें छपी थी ये खबर कि हमने एक सभ्यता खोजी है जो आज से 3000 साल भी पुरानी है। तो इसी में एस आर राव ने कहा था, एक कथन बोला था, उस कथन को भी इंपोर्टेंट कर लेना। एस आर राव ने एक कथन बोला था कि हमने भारत को जहां पाया, मार्शल ने हमें उससे भी 3000 साल पीछे छोड़ा। ये पॉजिटिव वे में बोला था, ध्यान रखना, नेगेटिव में नहीं बोला था। कि हमने भारत को जहां पाया, मार्शल ने उसे भी 3000 साल पीछे छोड़ा। ये एस आर राव का स्टेटमेंट था। तो 1924 में एक मैगजीन छपी थी लंदन वीकली, उसमें ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका हड़प्पा नाम कब पड़ा। 1927 में हड़प्पा नाम दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता है। अब इसका नाम भी तो दिया जाएगा, हड़प्पा की कौन सी सभ्यता है, कैसी है। तो इसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा के पास में ही पहला स्थल खोजा गया था। अच्छा, कभी भी किसी भी सभ्यता की जब खोज होती है ना, तो उसका नाम उसी के पास क्यों पड़ता है? क्योंकि जब भी कभी कोई पहला स्थल होगा तो उसी के नाम पर उसका नाम दे दिया जाएगा। तो पहले हड़प्पा एक गांव था वहां के, जहां पर खुदाई की गई, तो वहीं पर खुदाई की गई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा दिया गया। जैसे अब मेसोपोटामिया सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि मेसो का मतलब है, मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दजला और फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, दो रिवर के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं हम क्या, मेसोपोटामिया, दो नदियों का क्षेत्र। तो उनके बीच में वो सभ्यता मिली, इसलिए उसको वो बोल देते हैं। आपने सुना होगा नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता बोल देते हैं, मिस्र इजिप्ट की, तो वो क्यों है? वो नाइल रिवर के किनारे पर है, तो इसलिए इनका नाम वहीं जहां पर आप पहले मिलती है उसी का नाम दे दिया जाता है। तो 1927 में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। अब बात आगे चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता में। ये सभ्यता थी कैसी, ठीक है, सभ्यता थी कैसी, इसके पीछे के कुछ फीचर्स, फैक्ट्स जानेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर एक तो ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता कैसे, नगरीय सभ्यता मतलब जो आज का आप टाउन प्लानिंग देखते हैं ना, जो कस्बे जो बनते हैं आज के जो, तो वो सबसे पहले यही थे। वो लोग हमसे भी पहले शहर में रह चुके थे,
ये शहर शहर थे पहले हड़प्पा वासी लोगों के, तो नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें नगर नियोजन देखेंगे कि नगर नियोजन कैसे होता था। देखिए नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन होने के लिए क्या था कि घर जो थे एक तो ऐसे बनाया जाता था वेस्ट में, ठीक है, और एक ईस्ट में। आप देख रहे होंगे ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो छोटे वाला था ये पश्चिम में बना हुआ होता था, इसको बोलते थे दुर्ग, ठीक है, और इसको बोलते थे सामान्य, गढ़ी क्षेत्र, सामान्य, सामान्य क्षेत्र होता था ये, ठीक है। यहाँ पर अभिजात्य वर्ग रहता था। अभिजात्य वर्ग जानते हैं? अभिजात्य वर्ग का मतलब है पढ़े लिखे, इलाइट, बड़े लोग रहते थे, विद्वान लोग रहते थे यहाँ पर, अभिजात्य वर्ग। और ज्यादातर ज्यादातर क्या, सभी जर्नली महाविद्यालय और स्नानागार, अन्नागार जो भी मिले हैं ना, वो सारे पश्चिम में मिले, दुर्गों से मिले हैं, दुर्ग में। अब सामान्य क्षेत्र में क्या होता था, खेती, कब्रिस्तान, ये सब चीजें सामान्य क्षेत्र से मिलती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो नगर बसे हुए थे, ऊपर के क्लास ये ऊंचे पर, टीले पर बनते थे। वेस्ट पार्ट जो था, जो दुर्ग था, वो ऊंचाई पर बनाया जाता था जनरली। इसका मतलब ये बताता है कि यहाँ पर सामाजिक भेदभाव था, समाज में भेदभाव था। अब अमीर लोग ऊपर की तरफ रहेंगे और गरीब लोग नीचे की तरफ रहेंगे। किसान, साधारण मनुष्य सब यहीं पर रहते थे, जो भी खेती करते थे। अब दूसरा आता है कि कुछ नगर किससे थे, एक प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। सभी नगर दुर्गीकृत, जितने भी दुर्गीकृत नगर थे सभी प्राचीर से मिले हुए हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, ये दोनों के दोनों जो वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट, इसमें कहीं पर भी आपको क्या नहीं मिला, नगर दीवार नहीं की गई है, ठीक है, ये ऐसे ही मिला है। दूसरा आपको मिलेगा कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा में क्या क्या मिला है, कालीबंगा में ये था जो वेस्ट पार्ट है, इसके चारों तरफ एक दीवार ऐसे घेरे में, चाहे वो ईस्ट पार्ट हो या वेस्ट पार्ट हो, ठीक है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें ऐसे मिला है, यानी अलग अलग प्राचीर से मिले हैं। अब मिलता है धौलावीरा, धौलावीरा, और एक है क्या, सुरकोटडा, सुरकोटडा, सुरकोटडा। इन दोनों में क्या मिला है कि जो दुर्ग क्षेत्र है और जो हमारा सामान्य क्षेत्र है, ये दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं, दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। रेजी करना है, देखिए ये है ना, ये वाला, ये दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक प्राचीर से मतलब ऐसे एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। कहां कहां पर, धौलावीरा और सुरकोटड़ा। आपको एक और फैक्ट बता दूं मैं, ये नोट कर लेना, क्या कि हमारा वो भी बताएंगे, एक मिनट एक मिनट, वही वही, हाँ हाँ हाँ, इधर ये जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा ऐसा बसा हुआ था 3 क्षेत्रों में, एक गढ़ी क्षेत्र वेस्ट, एक मध्य क्षेत्र, ये फैक्ट है, अलग पेन से लिख दूं मैं इसको, ध्यान रहेगा, अलग पेन से लिख दूं, नोट कर लेना ये, धौलावीरा,
किस किस से मिला है? धौलावीरा में एक तो गढ़ी क्षेत्र होता था, ये हो गया, दूसरा मध्य क्षेत्र हो गया, तीसरा निचला शहर हो गया। केवल यही ऐसा शहर है जहां पर 3 बस्तियां मिली हैं, बाकी सब में 2-2 मिली हैं। एक ऊपर का भाग दुर्ग और एक निचला भाग। ठीक है, धौलावीरा एक्सेप्शन केस में आपका आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम इसका सड़कों का, ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे और सड़कों के लिए देखेंगे। देखिए, जो सड़क थी ना वो समकोण पर काटती थी, जैसे ये है ऐसे, मैं बताता हूँ, आप समझ चाहिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्रेटर नोएडा, आपका ग्रेटर नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा में जितने भी सेक्टर बसे हुए हैं, सेक्टर को सेम ऐसे ही समझ लो कि वो सारी जो थीम ली गई है ना ग्रेटर नोएडा को बसाने की, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से ली गई है, क्योंकि उसमें भी उस टाइम पर ऐसे ही शहर बसे हुए थे। नंबर 1 देखो क्या था, ये सड़कें ऐसे है ना, आप नोएडा में जाओगे, यहाँ पर गोल चक्कर है, यहाँ पर गोल चक्कर है, यहाँ पर गोल चक्कर है, यहाँ पे गोल चक्कर है, यहाँ पे ऐसे गोल चक्कर बना रखे हैं। ठीक है, अब उन गोल चक्करों के बीच में यहाँ पर क्या है, सेक्टर बना रखे हैं, जैसे अल्फा 1, फिर अल्फा 2, अल्फा 3, ये सेक्टर के नाम है हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में। आप जो यहाँ आसपास के वो सब जानते होंगे। इधर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। कहीं पर क्या है, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे है। ठीक है, और ये जितने भी सेक्टर है ना, इनके चारों तरफ एक दीवार है, दीवार ऐसे बनी हुई है जो इनको घेरे हुए है, और इनके रास्ते बस अलग अलग हैं, चारों तरफ 4 रास्ते दिए गए हैं ऐसे। ठीक है, एंट्री के। अच्छा, दूसरा, जितने भी इसमें घर बसे हुए हैं ना, इस नगर नियोजन को समझ लिया तो आप समझ जाइएगा, ये ग्रेटर नोएडा का बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, नगर नियोजन को आप समझ लीजिए। ठीक है, नगर नियोजन। ठीक है, होता क्या था कि ये जितने भी घर हैं, इसमें घर बसे हुए होंगे ना अंदर गली में, उनके किसी के भी दरवाजे क्या मेन रोड की तरफ नहीं खुले हुए होंगे, इसकी तरफ नहीं खुले होंगे। क्यों? क्योंकि इधर दीवार आई हुई है, चारों तरफ क्या है, दीवार है, दीवार ने घेरा हुआ है, तो कैसे खुल जाएंगे उधर की तरफ? वो क्या होते थे, गली में खुलते थे, यानी पीछे की तरफ खुलते थे, और वहां से निकल करके तब आप मेन रोड पर जाएंगे। आप जिसकी समझ में नहीं आया और आज जाए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रेटर नोएडा घुमाना, आपको पता चल जाएगा, सारे सेक्टर है ना, आपको यही सारा सीन समझ में आ जाएगा। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम और देखते हैं हम इनका, ड्रेनेज सिस्टम था कैसे। ड्रेनेज सिस्टम में जो नालियां थी, ये नालियां है कोई, जो भी नालियां हैं वो सारी ढकी हुई मिली है। सीवर, आज के टाइम में सीवर डलते हैं ना, तो ऐसे सीवर उस टाइम पर भी थे। और जो भी बड़ी नाली थी वो डायरेक्ट घर में नहीं थी, छोटी नालियां थी, छोटी नालियां पहले पीछे की तरफ से, किसमें, बड़ी नालियों से मिलती थी, और बड़ी नालियां बड़े नाले से मिलती थी, और नाले फिर क्या शहर के बाहर जाकर के किसी बड़ी नदी में मिल जाती थी। यानी छोटी नालियां कवर हैं वो किससे, घरों से नाली निकल करके छोटे नालों से, छोटे नालों से फिर बड़ी नालों से, बड़ी नालों से फिर वो नदियों से मिल जाती थी। ये इनका नगर नियोजन था। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक करके कुछ शहरों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, बंद करो, रुको।